वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल इजी एक्सप्लोर फार्मर। आज का टॉपिक है काइनेटिक प्रॉपर्टीज़। देखिए ये जो टॉपिक है वो कोलॉइडल डिस्पर्शन का है। कोलॉइडल डिस्पर्शन का दो टॉपिक जो रह गया था दैट इज़ काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड वन मोर इज़ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि लास्ट कोलॉइडल डिस्पर्शन के समय छूट गया था, है ना। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो कि ये वीडियो लेक्चर कहाँ से आया या फिर अचानक से ये टॉपिक कहाँ से आ गया, क्योंकि ये रियोलॉजी में नहीं है, तो पहले आप कोलॉइडल डिस्पर्शन का कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स विजिट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आइए, देखिए उसका 3 क्लासिफिकेशन था: ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, काइनेटिक प्रॉपर्टीज एंड द अदर वन इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल डिस्कस्ड हो चुका है, ये काइनेटिक है। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपैरेटिव अकाउंट मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्शन। काइनेटिक नाम से ही समझ में आता है कि मोशन, है ना। काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता था उसको एक बार रिवाइंड कीजिए। काइनेटिक एनर्जी मीन्स क्या होता था? एनर्जी पोजेस ड्यू टू द मोशन। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी वो मोशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। दैट इज काइनेटिक मीन्स होता है मोशन करना, है ना। तो यहाँ पे जो डिस्पर्स्ड फेज, जिसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस फेज भी कहते हैं, उसमें मोशन की बात होगी। और हम लोग कह सकते हैं कि काइनेटिक प्रॉपर्टीज डील विद द मोशन ऑफ द पार्टिकल विद इन द कॉन्टिन्यूअस फेज। तो अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि काइनेटिक प्रॉपर्टीज जो हम लोग कोलॉइडल डिस्पर्शन में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका यूज़ क्या है हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो देखिए फार्मास्यूटिकल फील्ड में काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्शन का यूज़ होता है डिटरमाइन करने के लिए किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को, किसी भी सिस्टम के जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको डिटरमाइन करने के लिए, है ना। और इसी तरह से और भी कुछ कुछ यूजेस हैं, लेकिन फ़िलहाल इतना ही जान लीजिए किसका ये सब इम्पॉर्टेंट यूजेस होते हैं इन फार्मास्यूटिकल फील्ड, इसलिए हम लोग इसकी स्टडी कर रहे हैं। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी पढ़ेंगे काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ को। फर्स्ट है दैट इज़ द थर्मल इंडक्शन, सेकंड है हमारा डिफ्यूज़न और थर्ड है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। थर्मल इंडक्शन, थर्मल मीन्स होता है क्या? हीट। और इंडक्शन तो आप लोग जानते ही हैं, मतलब कि मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ड्यू टू थर्मल इंडक्शन इज नथिंग बट नोन एज अ थर्मल इंडक्शन, है ना। तो अब हम लोग इसके अंदर दैट इज थर्मल इंडक्शन के अंदर हम लोग ब्रोनियन मोशन स्टडी करेंगे, डिफ्यूजन स्टडी करेंगे और ऑस्मोटिक प्रेशर को स्टडी करेंगे। देखिए जो काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। थर्मल इंडक्शन, दूसरा हो जाएगा ग्रेविटेशनल एंड थर्ड वन इज द एक्सटर्नल इंडक्शन। तो यहाँ पे मोशन होगा ड्यू टू थर्मल इंडक्शन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल इंडक्शन और उसके नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एक्सटर्नल इंडक्शन। इसमें 3 पार्ट्स आएगा: ब्रोनियन मोशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोटिक प्रेशर। ग्रेविटेशनल इंडक्शन में सेडिमेंटेशन आएगा और एक्सटर्नल इंडक्शन में क्या आएगा? विस्कोसिटी। तो अब हम लोग देखते हैं कि ब्रोनियन मोशन क्या होता है। देखिए ब्रोनियन मोशन जब न्यूक्लियस और सेल की जब स्टडी कर रहे थे और जब स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल की स्टडी करना, उसी समय ये ब्रोनियन मोशन आता था, क्योंकि इसका जो नाम है ब्रोनियन मोशन, दैट one is the scientist who also discovered or contribute some role in the discovery of the nucleus, है ना। उस समय हम लोग इसको स्टडी किए थे। बट यहाँ पे भी ब्रोनियन मोशन है। ब्रोनियन मोशन का सिंपली मतलब होता है रैंडम मूवमेंट। रैंडम मूवमेंट का मतलब सपोज एक सिस्टम है, देखिए दिखाती हूँ आप लोगों को। सपोज एक सिस्टम है, इस सिस्टम में ये सब कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं। ये जो भी कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं ये आपस में क्या होते हैं? रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं। क्यों रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं?
ड्यू टू देयर साइज। इसके जो साइज होते हैं वो क्या होते हैं कि लेस देन 0.5 माइक्रोमीटर होते हैं। तो ऑफकोर्स 0.5 माइक्रोमीटर इसका साइज है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ये उसमें श्रिंक नहीं कर सकता है किसी भी सॉल्यूशन में। ऐसे पार्टिकल्स के साइज वाले कोई भी वो क्या होंगे, वो फ्लोट करना चाहेंगे, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं कि ये रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं ड्यू टू देयर साइज विच इज़ लेस देन 5 माइक्रोमीटर। अब देखिए क्या होगा कि ये लगातार अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो आपस में टकराएंगे। आपस में टकराने से आपस के साथ साथ ये क्या होगा, इस जो बॉडी वॉल है और ये जो वेसल्स के वॉल होंगे उस पर भी जाके टकराएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें मोशन और इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। इसके साथ ही जो पार्टिकल का डायरेक्शन होगा वो भी चेंज होगा। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि ये कांस्टेंट मोशन करता है अपने साइज के कारण। जब मूवमेंट करेगा तो इसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन चेंज होगी ड्यू टू देयर कोलिजन आपस में और ड्यू टू देयर कोलिजन विद द वॉल ऑफ द वेसल्स। अब सेकेंड इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में रहता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कहने का मतलब है, देखिए मैंने यहाँ पे रीज़न भी लिख दिया है कि स्मॉलर पार्टिकल्स लार्जर वेलोसिटी हेंस इन्फ्लुएंस बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको एक एग्जांपल से देखिए। सपोज यहीं पे ये जो एक कोलॉइडल सिस्टम था जिसमें ये डिस्पर्स्ड फेज है और इसमें बहुत सारे डिस्पर्स्ड फेज में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो कि डिस्पर्शन मीडियम में डाले गए हैं। तो अगर डिस्पर्शन मीडियम में जो भी पार्टिकल्स हैं उनमें थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंस होगा ही। हाँ, उसका साइज़ का जो डायमीटर होना चाहिए वो 5 माइक्रोमीटर के लगभग में होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो साइज़ में डिफरेंस आएगा ही। तो जो लार्जर साइज़ के पार्टिकल्स होंगे तो उनकी वेलोसिटी कम होगी और जो स्मॉलर साइज़ के पार्टिकल्स होंगे उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो जो पार्टिकल्स लार्जर साइज़ के होंगे वो क्या होंगे, इन्फ्लुएंस में आएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के। और हम लोग कह सकते हैं कि एक सिस्टम में 2 पार्टिकल हैं, एक छोटे हैं एक बड़े साइज़ के पार्टिकल्स हैं। तो बड़े बड़े जो हैं वो क्या ब्राउनियन मोशन वो कम कर पाएंगे और ईजिली मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो नीचे धीरे धीरे आके बैठने लगेंगे, है ना। तो वही होगा, इट कैम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, है ना। तो यही यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे कि कोलॉइडल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज डिपेंड्स अपॉन इट्स साइज, वेयर स्मॉलर द पार्टिकल्स greater the velocity or larger the particles have relatively less velocity and hence are influenced by the gravitational force। अब हम लोग ये देखिए कि अगर इसी सिस्टम में जो हम लोग लिए थे, अगर हम लोग इसमें ऐड कर दिए कोई भी विस्कोसिटी इन्हांसिंग सब्सटेंस, कुछ भी विस्कोसिटी बढ़ाने वाला सब्सटेंस को हम लोग इसमें ऐड कर दिए, तो अब क्या होगा कि इस सिस्टम की जो ब्राउनियन मोशन हो रही थी वो घट जाएगी। इससे क्या पता चलता है, इससे यही पता चल रहा है कि ब्राउनियन मोशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। अगर विस्कोसिटी बढ़ेगी तो ब्राउनियन मोशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि जो सिस्टम में जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से चिपकने लगेंगे और ज़्यादा विस्कस होगा, मतलब गाढ़ा हो जाएगा, तो वो इसलिए मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। और अगर मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं मतलब ब्राउनियन मोशन उसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो है डिफ्यूज़न। अब ये तो बच्चे से पढ़ते आने वाला चीज़ है। डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न मीन्स क्या होता है, सिंपली मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन अंटिल यूनिफॉर्म कंसेंट्रेशन विल अचीव्ड। मतलब ये देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है पार्टिकल्स का, सपोज कोलॉइडल पार्टिकल्स ही लिए हैं और उस कोलॉइडल पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन एक साइड में, सपोज लेफ़्ट साइड में बहुत ज़्यादा है, तो अब क्या होगा, ये कोलॉइडल पार्टिकल्स के जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो अब क्या होगा, मूवमेंट हो जाएगा फ्रॉम दिस हाई कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है, टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ से यहाँ ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो मूव करने लगेंगे और यहाँ से पहुँच जाएंगे यहाँ। दिस इज़ ओनली नोन एज व्हाट, डिफ्यूज़न।
ये तो सब लोगों को पता होगा यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि हम लोगों को एक्चुअली इसमें स्टडी क्या करनी है। अब हम लोग इस डिफ्यूज़न को क्यों होता है और एक्सप्लेन करेंगे बाय यूजिंग वन लॉ दैट इज नोन एज फ्रिक्स लॉ। देखिए, इट इज़ ड्यू टू ब्राउनियन मोशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज डिफ्यूजन प्रॉपर्टी हेल्प्स टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट। ये हमारा मेन एम है, मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करना। किसका मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करेगा? दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स। उसका मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करेगा कि वो कितना मॉलिक्यूलर वेट होगा। ये जो डिफ्यूजन है हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे बाय यूजिंग द फ्रिक्स लॉ। फ्रिक्स लॉ क्या कहता है? इसका एक इक्वेशन है जिससे ये कितना सब्सटेंस डिफ्यूज हुआ है उसके बारे में बताता है, जिसका इक्वेशन क्या है? डी क्यू इज इक्वल टू माइनस डी एस इंटू डी सी बाई डी एक्स इंटू डी टी, जहाँ पे डी क्यू मतलब होता है कि हाउ मच सब्सटेंस गेट डिफ्यूज और इट सिंपली डिटरमाइन और इट सिंपली मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गेट डिफ्यूज्ड। डी का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन कोफिशिएंट, जो कि हमेशा दिया हुआ रहेगा। एस मीन्स होगा एरिया एंड डी सी बाई डी एक्स मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और डी टी मीन्स टाइम डिफरेंस। तो यही हमारा फ्रिक्स लॉ। जनरली फ्रिक्स लॉ को क्यों यूज़ करते हैं बता दी। ये मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करता था, इसलिए हम लोग डिफ्यूजन को यहाँ पे पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग कोलोइडल डिस्पर्शन का जो भी कोलोइडल पार्टिकल्स है उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है वो डिटरमाइन कर सके बाय यूजिंग द डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हम लोगों का वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर पहले समझिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज नथिंग द मिनिमम प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से इसको समझिए। देखिए, ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, मतलब यहाँ से सब्सटेंस आपस में क्या हो सकता है? ऑस्मोसिस कर सकता है और इधर इस साइड से इस साइड और इस साइड से इस साइड अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर सकता है। सपोज ये एक लिक्विड है और ये लिक्विड 1, दिस वन इज लिक्विड 2। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब क्या होगा कि इससे अब यहाँ पे क्या होगा? स्टार्ट करना, ऑस्मोसिस स्टार्ट हो गया। देखिए, यहाँ से ऑस्मोसिस करना स्टार्ट हो गया, इसलिए अब लिक्विड 1 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? घट रहा है थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लेकिन अब नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या लगा रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएं, यहाँ से ये जो लिक्विड घट के और ऑस्मोसिस करके यहाँ पहुँच गए थे और इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, ये दोनों आपस में क्या हो गए? आपस में इक्विलिब्रियम पे आ गए और मेंटेन हो गए। दिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, मीन्स द प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो डिफ्यूजन की तरह यहाँ इसको भी क्यों स्टडी कर रहे हैं? फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कोलॉइड्स। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर बैंड्स ऑफ इक्वेशन के थ्रू दिया जाता है। जैसे डिफ्यूजन फ्रिक्स लॉ से दे रहे थे, वैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग स्टडी करेंगे बाय यूजिंग द इक्वेशन दैट इज नोन एज बैंड्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन में क्या होगा? इस इक्वेशन में पाई इज इक्वल टू सी आर टी, जहाँ पे पाई इज नथिंग बट द कांस्टेंट। सी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कोलॉइडल डिस्पर्शन। आगे जाके सी को भी हम लोग स्प्लिट करेंगे, लेकिन यहाँ ये समझिए, यहाँ पे सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कोलॉइडल डिस्पर्शन। आर क्या है? आर है मोलार गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी दी रहती है। टी क्या है? टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसकी वैल्यू भी दी रहेगी। तो अब यहाँ पे देखिए, सी को स्प्लिट कर रहे हैं। सी को स्प्लिट करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन आता है वो होता है सी जी बाई एम, क्योंकि हमारा मेन एम क्या है? मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करना, तो मॉलिक्यूलर वेट भी तो होना चाहिए ना। तो ये सी जो है वो स्प्लिट करके क्या हो जाएगा? सी जी बाई एम, जहाँ पे एम क्या है? मॉलिक्यूलर वेट होगा और सी जी क्या है? ग्राम ऑफ द सॉल्यूट और लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है हमारा वो है ग्रेविटेशनल इंडक्शन। देखिए, एक हम लोग
फिनिश कर लिए। नेक्स्ट है दैट इज ग्रेविटेशनल इंडक्शन। इसके नेक्स्ट क्या था, एक्सटर्नल इंडक्शन। ग्रेविटेशनल इंडक्शन मीन्स जब भी मोशन होगा पार्टिकल्स का ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल इंडक्शन। इसमें बस हम लोग सेडिमेंटेशन मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। सेडिमेंटेशन समझिए कि व्हाट इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होगा कि फॉर्मेशन ऑफ द सेडिमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। देखिए यहाँ पे क्या है, कोलोइडल पार्टिकल्स जो भी यहाँ पे होंगे इस सिस्टम में, जैसे ही अंडर द इन्फ्लुएंस आए ये जो पार्टिकल्स थे ग्रेविटी के, ये क्या हो गए, सेडिमेंट फॉर्म कर लिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। ये जो सेडिमेंटेशन है ये भी ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू, जैसा ही ये स्टोक्स लॉ से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं स्टोक्स लॉ क्या बोलता है। स्टोक्स लॉ का इक्वेशन यही है, दैट इज V इज इक्वल टू 2r स्क्वायर रो माइनस रो नॉट इंटू जी बाई 9 ईटा। जहाँ पे ये V क्या है, V इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन। कितना वेलोसिटी और कितने स्पीड से सेडिमेंटेशन हो रहा है, इसका इक्वेशन दैट इज V। R मीन्स रेडियस ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स। D रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। जिस मीडियम में हम लोग सिस्टम को लिए होंगे उसका डेंसिटी। और रो नॉट का है डेंसिटी ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स। G क्या है, G तो सबको पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये ईटा क्या है, मीन्स विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। देखिए सेडिमेंटेशन तो उसी का होगा जिसका साइज 0.5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होगा। ये तो अभी जस्ट समझ लिया हम लोग। और जिनको नहीं समझ में आया पॉज करके वीडियो पीछे जाके देखिए। अभी जस्ट हम लोगों ने स्टडी किया है ब्रोनियन मोशन। अगर साइज दैट इज लेस देन 0.5 माइक्रोमीटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो ब्रोनियन मोशन करने लगेगा। क्योंकि वो बहुत हल्का हो जाएगा, वो फ्लोट करने लगेगा, वो मोशन करने लगेगा, है ना। यहाँ पे साइज 0.5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होगा, दैट कैन ओनली फॉर्म सेडिमेंट, नाइदर इट अंडरगोज ब्रोनियन मोशन। देखिए सेडिमेंटेशन को बाय यूजिंग सम मशीन्स भी किया जाता है। इट कैन बी डन बाय यूजिंग द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। मैं आप लोग को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज क्या करेगा कि ये जो हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G रखे थे इसको रिप्लेस करके वहाँ पे इक्वेशन में क्या लाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स। मतलब अगर हम लोग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज से सेडिमेंटेशन को डिटरमाइन करेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा V इज इक्वल टू 2r स्क्वायर रो माइनस रो नॉट इंटू G की जगह पे क्या लिख देंगे, ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई 9 ईटा। बाकी सब वही रहेगा, जो मीनिंग था इक्वेशन ये जो है वही सेम रहेगा, बस चेंजेस क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा क्या है, एक्स क्या है, ये तो पता ही है, ये तो फिजिक्स की बहुत छोटी सी चीज़ है ना। तो ये यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटर्नल इंडक्शन। एक्सटर्नल इंडक्शन मतलब यहाँ पे जो भी मोशन या फिर जो भी मोशन होंगे ड्यू टू द एक्सटर्नल सोर्स पार्टिकल। जैसे इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी हम लोग विस्कस कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग सम विस्कोसिटी इनहैंसिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, मोशन ड्यू टू द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द पार्टिकल्स। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, देखिए हम लोग इसके अंडर विस्कोसिटी को स्टडी करेंगे। विस्कोसिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफर्ड बाय द फ्लूइड व्हेन सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस। देखिए शियर स्ट्रेस भी मैं बता चुकी हूँ क्योंकि ये लास्ट जो वीडियो रह गया था उसके बारे में बता रही हूँ। तो शियर स्ट्रेस भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है वीडियो लेक्चर में, उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से पहले शियर स्ट्रेस भी समझ लीजिए। और विस्कोसिटी को भी मैं एक्सप्लेन कर दी हूँ एक दूसरे वीडियो लेक्चर में, मैं उसके लिंक भी दे दूँगी। देखिए सबके नोट्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज अ PDF, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। तो क्या होता है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो व्हेन इट इज सब्जेक्टेड बाय द शियर स्ट्रेस। मतलब जब हम लोग, शियर स्ट्रेस इज नथिंग बट द फोर्स, जब भी हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद भी फ्लूइड की ये
पोटेंसी है और उसकी एक एबिलिटी है जिससे वो अपने आप को रेसिस्ट करके रखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ये भी क्या करेगा, मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करेगा, इसलिए हम लोग इसकी स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली ये जो पूरा था इसमें हम लोग यही समझ में आ रहा है हम लोगों को कि ये मॉलिक्यूलर वेट के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। विस्कोसिटी हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, डिफ्यूज़न हो गया, इसको हम लोग इसीलिए फार्मास्यूटिकल फील्ड में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूलर वेट के डिटर्मिनेशन ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स के लिए यूज़ करेंगे। इट इज़ गिवन बाय द, अब सब लोग एक इक्वेशन से दिया जा रहा है तो इसको भी कोई इक्वेशन सही देगा, है ना। तो इसके लिए भी एक इक्वेशन दे दिया है, वो क्या है, ईटा इज इक्वल टू ईटा नॉट इंटू 1 प्लस 2.55, जहाँ पे एन नॉट और ईटा नॉट क्या है, विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम, ये क्या है, विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्शन, और फाई क्या है, दैट इज द वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स। इसी के साथ हमारा काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्शन खत्म हो गया है। इसके जस्ट नेक्स्ट में जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वो भी रह गया था, वो छोटा वीडियो लेक्चर होगा, नॉट छोटा, ऑफकोर्स वो भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें डोनर मेम्ब्रेन और पोटेंशियल वगैरह हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी देख लीजिएगा, थोड़े दिन में वो भी अपलोड हो जाएंगे। So thank you for watching. Please support us by subscribe and like so that we can make more and more videos. Thank you again. Thank you so much for watching.